नमस्कार। बजट पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। सोमवार को जब वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश कर रही थी, उसके तुरंत बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि कागज रहित बजट दिशा रहित भी था, दिशाहीन भी था। उसके बाद सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह ओएलएक्स बजट था, जिसमें देश को बेचने वाला बजट करार दिया गया। और साथ ही भाजपा की ओर से यह कहा गया कि यह बजट पूर्ण तरह सभी के लिए बहुत बेहतरीन बजट माना जा रहा है। तो आज हमारे साथ इस बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं भाजपा की ओर से पीयूष अग्रवाल, नमस्कार, और कांग्रेस से आनंद लड्ढा और तृणमूल से सायन मित्रा। तो आप सभी का सादर आमंत्रण है और हम स्वागत करते हैं आपका इस बजट परिचर्चा में। सबसे पहले मैं बीजेपी के पीयूष जी से जानना चाहूंगा कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो तो डाउन की तरफ जा रही है और देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट जो है वह ऊपर जा रहा है। तो ये बजट के जो मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? कैसे इसको निर्धारित करेंगे कि ये क्या है? देखिए, शुरुआत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सोमवार को जो वित्त मंत्री जी ने बजट दिया है, अगर उसको एक लाइन में अपने समझना चाहे तो जान भी और जहान भी, या अंग्रेजी में कहे तो हेल्थ इज़ वेल्थ। इसमें मेजर फोकस आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में दिया गया है। उसके अलावा कैसे डेवलपमेंट के माध्यम से, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, उसके ऊपर भी फोकस किया गया। अच्छा। तो पहली बार कोविड के बाद में जो बजट पेश हुआ है, ये एक बहुत ही बोल्ड बजट है, क्योंकि सिर्फ हमें इकोनॉमी को संभालना ही नहीं है, उसे वापस तेज रफ्तार से दौड़ाना भी है। तो उसके तरफ ये एक बढ़िया दिशा देने वाला बजट है। मैं इसका आकलन ऐसे करता हूँ। रही बात बजट के बाद की प्रतिक्रियाओं की, तो बजट जब से आया उसके बाद से माहौल में थोड़ा गर्माहट आ गई है। सिलीगुड़ी का मौसम भी बहुत गर्म हो गया है और शेयर मार्केट भी बहुत गर्मी से आगे बढ़ रहा है। तो बजट का एक अच्छा इम्पैक्ट सब कोई देख रहे हैं और इसको एक दूरदर्शी बजट के हिसाब से लोग देख रहे हैं कि इस दशक का जो पहला बजट है, आने वाले दशक में भारत की रूपरेखा को कैसे बदलेगा, ये बजट उसके ऊपर एक दिशा देती है। तो आपने कहा कि बजट भारत की आने वाली रूपरेखा को ये देगा, मगर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये चुनावी बजट बनकर तो सामने नहीं आया, क्योंकि ये 25,000 करोड़ के हाईवे की जो रकम दी गई है, कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे के बारे में जो कहा गया है, और बाकी जो 4 जो राज्य हैं उनको देखकर ये बजट ज़्यादा लुभावना लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन इसका आगामी चुनाव को लेकर तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सड़क को लेकर के अलग अलग राज्यों में जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो वित्त मंत्री जी के स्पीच में थी, वो बातों का आपने ठीक है एक मूल्यांकन आपके तरफ से किया कि ये चुनाव को देख करके बजट किया गया है। पर अगर आप विश्लेषकों की बात मानेंगे या ओवरऑल अगर आप बजट को देखेंगे तो ये कतई चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बजट नहीं है, क्योंकि इस बजट के माध्यम से हम लोग, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आने वाले 10 साल में हम लोग कैसे देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे, उसका बजट है ये, उसका लेखा जोखा था। और रही बात सड़क की, तो हम आभारी है वित्त मंत्री जी के, आभारी है हमारे सांसद के, आभारी है हमारे प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने सिलीगुड़ी से कलकत्ता का जो 675 किलोमीटर का सड़क है, उसके उन्नयन के लिए उन्होंने 25,000 करोड़ का एक सम अलॉट किया है। और इसके अलावा भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लाखों करोड़ रुपए का हाईवे हर साल हर दिन बन रहा है। आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि ये जो हमारे केंद्रीय सड़क निर्माण जो सरकार है हमारी, उसका जो मंत्रालय है, वो बहुत बेखूबी इसको कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की आप बात कर रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा तृणमूल के हमारे सायन मित्र से। सायन जी, ये जो बजट है, आज वैसे राज्य का बजट भी पेश हुआ है, अभी माननीय मुख्यमंत्री राज्य का बजट पेश कर रही है और वहाँ भी काफ़ी हंगामा
भी चल रहा है। बजट के सत्र के दौरान वहां पर एक बात में जो हमारे सामने आई कि वहां जय श्री राम और जय बांग्ला ये दो नारे लगे और इससे वहां कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। बीच में थोड़ी देर के लिए शायद बजट सत्र को रोका भी गया, उसके बाद पुनः मुख्यमंत्री ने उसे चालू किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या यह जो नारेबाजी है उस जगह पर उपयुक्त है दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, जय बांग्ला तो एक नारा नहीं है। जय बांग्ला बंगाल में बंगालियों का जो अस्मिता होता है वो एक बात होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाति को लेके बोल रहा है, कोई धर्म को बीच में लाया जा रहा है। ये बंगाली का अस्मिता होता है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो जय मराठा वो सभी बोलते हैं, मुख्यमंत्री से लेके दरवान तक, जो गाड़ी चलाते वो भी, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता वो भी जय मराठा सभी बोलता है। तो वहां पे जय मराठा बोलना कंपलसरी भी होता है। बंगाल में कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बंगाली अस्मिता को देख के ये जय बांग्ला बोला जा रहा है। अभी जय श्री राम को अगर आप पकड़ लेते हैं तो जय श्री राम, ये लोग जो जय श्री राम का आमदनी किए बंगाल में, जो जय श्री राम को आमदनी किए, उसके पहले भी जो पार्टी ने जय श्री राम का पहला नारा लगाया, उसके पहले भी ये बंगाल में उन लोगों का पार्टी का सभासद भी था, पार्टी का कर्मकर्ता भी था, कार्यकर्ता भी सभी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी बंगाल में आके घूम के गए, दीदी के घर में आके दीदी का चाल चलन भी देखा है, इसीलिए वो दीदी को पसंद भी करते थे। वैसा बात नहीं कि दीदी उसका सहयोग पार्टी थे, उसका जो त्याग का, जो अपना जो त्याग करने का जो क्षमता दीदी रखते हैं, उसको वो सैल्यूट करते थे आजीवन से। तो अभी ये जय श्री राम जो आमदनी किया हुआ है, ये तो अभी वोट को समझ में रख के, क्योंकि यहाँ पे एक जाति धर्म के विशेष में धर्म के आधार पर एक वोट करने वाले ये लोग, इसी के चलते ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले भी देखे विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी के प्रोग्राम में जाके नेताजी को भूलकर ये लोग जय श्री राम का नारा लगाए। ये लोग इतना भी भूल चुके हैं कि नेताजी कौन है और उसका अस्मिता भी क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। वो सिर्फ बंगाल का फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो पूरे देश का फ्रीडम फाइटर थे। वो एक इंटरनेशनल फिगर भी थे। जापान से लेकर जर्मनी तक हिटलर भी उसको पहचानते थे, हिटलर भी उसको मान के चलते थे। ऐसा ही एक व्यक्तित्व था हम लोगों का नेताजी, जो इंडिया में बहुत ही कम लोगों को नसीब हुआ है। उसके प्रोग्राम में जाके, उसका 125तम जन्म दिवस में जाके, जहां पे हम इतना भी आभार चुकाते हैं प्रधानमंत्री जी का, जो बंगाल को चॉइस किए थे नेताजी का वो प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन इतना भी शिष्टाचार वो डाल नहीं पाया अपनी पार्टी कर्मकर्ता के ऊपर कि जब वो भाषण खत्म करके उसी स्टेट का मुख्यमंत्री को मंच पे आमंत्रण किए बात बोलने के लिए, वेलकम स्पीच देने के लिए, नेताजी के ऊपर दो शब्द बोलने के लिए, उस प्रोग्राम को दो शब्द से वो माला गाथने के लिए वो जब बुलाए, तो उन्हीं के पार्टी के कर्मकर्ताओं ने जय श्री राम बोल के वो जो प्रधानमंत्री का भी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी वो लोग नीचे लाए, नेताजी को भी नीचे लाए और बंगाली अस्मिता को भी वो लोग नीचे लाए। ये तो है इसके इन लोगों का नाराबाजी। और जो बजट के ऊपर आप लोग बोल रहे थे, बजट के ऊपर बोलने से एक ही चीज मेरे को आता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रोड के ऊपर आप लोग बजट में देखे कि नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि पुराना गाड़ी हटाओ, 15 साल से ऊपर का गाड़ी हटाओ, वहां पे नया गाड़ी लाओ। वो स्क्रैप पॉलिसी लाना चाहते हैं। पहले तो ये देखना चाहिए कि बंगाल में या फिर पूरे देश में आफ्टर कोरोना जो सिचुएशन अभी आया हुआ है, एक गाड़ी, अभी एक मध्यवित्त के घर में अगर कोई गाड़ी हो, वो गाड़ी को अगर बेचा जाए, 15 साल के ऊपर हो गया इसलिए अगर बेचा जाए स्क्रैप पॉलिसी के अंदर, तो नया गाड़ी खरीदने के लिए केंद्र सरकार क्या उन लोगों को योजना देते? टैक्स में तो कोई सुधार नहीं लाए। पेट्रोल का दाम तो पहले ही शेष बैठा के वो लोग बढ़ा चुके। वो लोग बोल रहे आमदनी शुल्क हम लोग घटा रहा है और उसके ऊपर शेष बिठा के वो दाम को वो फिक्स रख रहा है। पेट्रोलियम, डीजल, ये तो पहले ही बेसरकारीकरण हो चुका है। डीजल में 4 रुपए बढ़ा हुआ है। उस पर मैं आपको बता दूं कि दीदी का एक बयान आया था लेटेस्ट, मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि यह जजिया शुल्क करार दिया है इसको। সেটা দেখুন, আমি একটা কথা বলি, জিজিয়া শুল্ক তো আমরা যেটা ইতিহাস বইতে পড়ি সেটা একটা
কমিউনিটির উপর থেকে জিজিএস শুট না হতো। তো এই জিনিসটাও তো তাই, আজকে দেশের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, মানুষের কাছে রোজগার নেই, আপনি তেলের দাম বাড়াচ্ছেন, তেলের দামের উপর নির্ভর করে গোটা দেশের জিডিপি থেকে শুরু করে গোটা দেশে আমি কি খাবো, আপনি কি খাবেন, আপনার ভবিষ্যৎ কি তৈরি হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইভেন্টটি ডিপেন্ড করে পেট্রোলিয়ামের উপর। তো সেই জিনিসটাই যদি প্রতিনিয়ত আমরা বাড়াই, প্রথমে তো বেসরকারীকরণ, নীতি নির্ধারণ করে প্রাইভেটাইজেশন, প্রাইভেট কোম্পানিগুলো, যার উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তার উপর যদি সরকারই তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে প্রতিনিয়ত সেই জিনিসের দামটা বাড়ানো হোক, তাহলে তো সেই কোম্পানিগুলো যারা আজকে আমরা যে বারবার বলছি যে এই বাজেটটা একটা পুঁজিপতিদের বাজেট, কেন বলা হচ্ছে, এটার তো প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটা। প্রথমে আমি পেট্রোলিয়ামকে বেসরকারীকরণ করলাম, যার উপর কোনো জিএসটি নেই, সারা পৃথিবীতে একমাত্র দেশ ইন্ডিয়া যার উপর মানে যাতে পেট্রোলিয়াম এবং ডিজেলের উপর 100% ট্যাক্সেশন করা হয় উইদাউট জিএসটি। সারা পৃথিবীতে একমাত্র দেশ ইন্ডিয়া যেখানে জিএসটি আরোপ করা হলো, যার পরে প্রথম 60 দিনে প্রায় 56 বার চেঞ্জেস করা হলো। একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে জিএসটি বিভিন্ন স্ল্যাবে পাওয়া যায়, যার মধ্যে পেট্রোলিয়াম নেই, গ্যাস নেই। তো এর থেকে তো পরিষ্কার যে নির্দিষ্ট কিছু পুঁজিপতিদেরকে এখানে করে খাওয়ার জন্য এবং সেই পুঁজিপতিদের টাকায় আমার সরকারকে প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘদিন করে দেওয়ার জন্য সেই পুঁজিপতিদেরকে এখানে ট্যাক্সেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় করে খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আপনি আরেকটা জায়গায় দেখবেন যে ট্যাক্সেশনে যে বিশাল বড় পরিবর্তন আনা হলো, সেখানে পরিষ্কার দেওয়া হলো যে 3 বছরের আগের ফাইল খোলা হবে না, 50 লাখের নিচে 3 বছরের ফাইল খোলার দরকার নেই। তার মানে 50 লাখের নিচে ট্যাক্সে কোনো চুরি হবে না, ট্যাক্সেশনকে কেউ ফাঁকি দেবে না। এই প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দির সময় বলেছিলেন যে যেখানে যেখানে করের ফাঁকি হবে আমি প্রত্যেকের ফাইল দশকের পর দশক খুলে আমি সেই ফাইলের বিচার করব। আজকে উনি 3 বছরের ফাইল, 3 বছরের আগের ফাইল খোলা বন্ধ করে দিলেন। উনি বললেন 50 লাখের উপরে যেখানে কোনোদিন দুর্নীতি যদি আমরা ছায়া দেখতে পাই, সেখানেই শুধুমাত্র আমরা 10 বছরের ফাইল খুলে দেখব। তার মানে এখানেও একটা পক্ষপাতিত্ব হবে যে 50 লক্ষের উপরে ফাইলগুলো কাদের খোলা হবে সেটাও বিচার করবে আয়কর ডিপার্টমেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দপ্তর। মানে উনি খুঁজে খুঁজে প্রতিটা বিরোধীদেরকে এভাবে শাসানোর একটা জায়গা করে রাখুন যে 50 লাখের উপরে যেখানে আমার মনে হবে অসঙ্গতি ধরা পড়ছে সেখানেই আমি শুধুমাত্র ফাইল খুলব। এবং সেখানে যদি ওনার পছন্দের কোনো লোকের যদি 50 লাখের উপর অসঙ্গতি থাকে, সেটাকে উনি এড়িয়ে যাওয়ার একটা স্কিম রেখে দিলেন। উনি তার সাথে করলেন 75 বছরের উপর বয়সী বৃদ্ধ বিদ্যাদেরকে আইটিআর দিতে হবে না। আপনি বলুন তো ভারতবর্ষে 75 বছরের উপর বৃদ্ধ বিদ্যাদের আয়কর দেওয়ার সংখ্যাটা কতটুকু? আমরা আজকে সকালেই দেখলাম, টিভিতে দেখে আসলাম 6 কোটি না 6.5 কোটি মানুষের মতন আমরা আইটিআর ভরি। তার মধ্যে 75 বছর বয়সী বৃদ্ধ বিদ্যাদের আইটিআর সংখ্যাটা কতটুকু? যাদেরকে মানে ছাড় দেওয়া হলো তাদেরকে তো বলা হলো না যে তুমি আইটিআর দিও না, তুমি তো ট্যাক্সেশন সবই তাদের থেকে কাটছো, কেটে নিয়ে তুমি শুধু রিটার্নটা দেওয়া বন্ধ করো। সেই সংখ্যাটা তো নিমিত্ত মাত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রে 18% জিএসটি বসানো হলো, যেখানে বলা হয় ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষ যেন শিক্ষার আলো পায়, সেখানে 18% জিএসটি বসানো হলো। 99,000 ক্রোড় আগের বছর বাজেটে পাস করা হয়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে, সেটাকে এবার কমিয়ে 93,000 করা হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে করা হলো। সৈনিক স্কুলের বরাদ্দ করা হলো, সৈনিক স্কুল বলা হলো 100টা সৈনিক স্কুল করা হবে, যা এনজিওর ফান্ডিং এর মাধ্যমে হবে। এবার এনজিও ফান্ডিং এর মাধ্যমে একটা সৈনিক স্কুলকে বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হলো। মানে আজকে সৈনিকদের মধ্যেও বেসরকারীকরণ শুরু হচ্ছে। আজকে আপনি বলতে পারবেন আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল যে এনজিও ভারতবর্ষে নতুন করা যাবে না। তার কারণ কি? এই এনজিও গুলো ফান্ডিং কোথা থেকে আসে, বা এনজিও গুলো কোন কোন ধর্মীয় মেরুকরণ হোক বা কোনো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স হোক, এই সব জিনিসগুলো এনজিওর মধ্যে থাকতো। তার জন্য এই নতুন করে এনজিও কে এস্টাবলিশ করতে দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমি एक मिनट थमाबो ये अभी सायन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 18% जीएसटी शिक्षा पर भी लगी है, और प्लस इन्होंने कहा है कि जो पूंजीपतियों का ये पूरी तरह से संरक्षण करने वाला बजट है। तो इसको लेकर आप স্যার আমি একটা কথা আমি অ্যাড করব, এই কথাটা যাওয়ার আগে একটা কথা অ্যাড করব। প্রথমবার এই বাজেট, যেই বাজেট লাস্ট 30 বছরের মধ্যে -7 পয়েন্ট জিডিপি নিয়ে বাজেট পেশ করা হলো। बोलिए। अच्छा, बजट का जो पहले उन्होंने बोला कि पूंजीपतियों को ये बजट पूंजीपतियों के लिए बना है, तो मैंने जैसे शुरू में बोला कि हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक 65,000 करोड़ का फंडिंग अलोकेट किया है। किसके लिए? रूरल हेल्थ केयर के लिए। अर्बन हेल्थ केयर होंगे, उससे हेल्थ सेक्टर को अपना सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि कोरोना के समय पे जो परिस्थिति हुई उससे देश बहुत कुछ सीखा है।
तो वो रूरल हेल्थ केयर या अर्बन हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट बनाएगी उसमें क्या पूंजीपति जाकर के इलाज करवाएंगे क्या? आज माइग्रेंट लेबर्स के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम पोर्टल बना के उनका मैपिंग करेंगे कि कौन कहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात गवर्नमेंट कर रही है इस बजट में, तो वो जो रेशन उठाएगा वो पूंजीपति उठाएंगे क्या? आज स्टैंड अप इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने SC ST जो कास्ट वाले हैं, जो लोग स्टैंड अप इंडिया के तहत काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट कम कर दिया, 25 से 15% कर दिया, तो पूंजीपति करेंगे क्या वो? आज सड़क जो बन रही है, सड़क से किन का, सबका फायदा होना है। आप लोग इतने छोटे रूप में अगर मूल्यांकन करेंगे तो ये मतलब बजट की निंदा करने के लिए आप सिर्फ करेंगे तो वो एक अलग विषय होगा। मूल्यांकन छोटे रूप में है, नहीं, मैं इसमें और इनका कुछ पॉइंट है उसमें मैं बोल देता हूँ। एक चीज हम आपको बता देते हैं, नहीं, मैं एक बार बोल देता हूँ। इन्होंने कुछ पॉइंट उठाए, इनको काफी समय मिला, मैं भी थोड़ा समय लेकर कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो जो सेस की बात कही गई, सेस और टैक्स में फर्क होता है। टैक्स होता है जो हम लोग इन जनरल होता है, टैक्स का पैसा कहाँ पे जाकर बैठा हुआ है, वहाँ कहाँ पे खर्चा मैं आपको हुआ है। बता रहा हूँ, लेकिन सेस सेस एक होता चीज है है जो देखा जा सकता है कि कृषि के ऊपर सेस अगर लिया जा रहा है तो कृषि के अकाउंट में ही जा रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा भी कृषि के फंड में जाने के बाद भी वो पैसा कृषि में पूरा खर्चा होता कि नहीं होता, वो मॉनिटरिंग नहीं, वो तो मॉनिटरिंग तो CAG करता है, CAG ऑडिट भी करती है। आप इतना देश को, आप इतना क्यों ऐसा प्रिटेंड करना चाह रहे हो कि देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कि कोई भी पैसा अलोकेट होता है वो पैसा कहीं नहीं जाता है। मैं एक बार अपना पॉइंट खत्म करना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल में एक्साइज और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, उसी में से कटौती करके सेस को लागू किया गया। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें टैक्स लगाती है पेट्रोल पे। आज GST के लिए भाई साहब ने बोला, इतना समझ लेना पड़ेगा कि GST का निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। एक GST काउंसिल बनी हुई है, वो काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मंत्री रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जितने स्टेट गवर्नमेंट है हर स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री रहते हैं। तो आप जो बाहर बोल रहे हैं और मीटिंग में जो बोलते हैं उसमें आप फर्क मत रखिए, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। तो आपको कोई बात रखनी है, आप वहाँ पे GST काउंसिल के मीटिंग में रखिए। जो आप बोल रहे हैं कि 3 साल से पहले का जो फाइल नहीं खुलेगी, आप इसको क्यों सोच रहे हैं कि सब चोर बैठे हुए हैं? जब प्रधानमंत्री आए थे, जब हमारी सरकार आई थी, इसी के कारण नहीं तो आप लोगों को जब हमारी से पैसा लाना था, जब हमारी सरकार आई थी, इसी के नारे के साथ तो आप लोग क्षमता में आए थे। नहीं, तो अभी क्यों बोल रहे हैं कि जो सब चोर बैठे, ये पकड़ के मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ना। जब हमारी सरकार आई थी, सबको चोर बना के रखे, सबसे पहला जो वोटर आपको वोट दे रहा है उसको भी चोरी करके बोल रहे हैं, वो भी चोर है। इसीलिए वो वोटर ने हमें वापस से 300 से ज्यादा सीटें देकर लाए हैं ना, इसीलिए बंगाल में हाफ हो गए आप लोग, जिस वोट से ये सरकार इसीलिए बंगाल में हाफ हो गए हैं। इतना आइन लगा रहा है, हंसने की बात है कि उसी सरकार ने इस वोटर के ऊपर बोल रहा है कि आप CA में लाइन लगाओ, आप नागरिकत्व के लिए लाइन लगाओ, आपको डॉक्यूमेंट्स लाओ। मतलब जो वोटर इस सरकार को निर्वाचित करके लेकर आया है, वही वोटर को सरकार बोलता है ये अवैध वोटर है। नहीं, नागरिकत्व का बात और अवैध वोटर का बात को मिक्स मत कीजिए। ये धर्मशाला नहीं है, देश है, देश अपने हिसाब से चलेगा। कोई भी कहीं से भी आएगा, यहाँ रह लेगा, ऐसे नहीं चल सकता। नागरिकत्व को लेके कोई भी गवर्नमेंट इतना भी सुचारू रूप से नहीं आया था जितना सुचारू रूप से आप ये बिल को लेके। हाँ, तो किसी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। हमने बहुत कुछ किया, हमने कश्मीर भी ठीक किया, हमने कश्मीर भी ठीक किया, तो कोई नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे क्या? मेरे ख्याल से बजट में डिस्कशन हो रहा है, उसमें ज्यादा डिस्कस करें तो बढ़िया है। पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए हम लोग अलग से बैठ सकते हैं। नहीं, मैं इसमें पॉइंट अपना ऐड करना चाहता हूँ। 3 साल वाली बात जो बोली भाई साहब ने, जब हमारे सरकार आई थी तब उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। पहले क्या होता था, अटेस्टेशन कराने के लिए गजेटेड ऑफिसर्स के पास, कोई हेडमास्टर के पास में लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ने भरोसा जताया कि अगर आपका 3 साल तक अगर फाइल में अगर कोई समस्या है तो हम लोग स्क्रूटनी करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उससे पहले का हम लोग नहीं खोलेंगे। फेसलेस असेसमेंट हो रही है करप्शन को रोकने के लिए। फेसलेस IT की बात हुई है। आप लोग सिर्फ उंगली उठाने के लिए उंगली उठाएंगे तो नहीं होगा। ऐसे करप्शन कम हो रहा है क्योंकि आत्मनिर्भर बनो। आज का तो नारा ये बन चुका है, आत्मनिर्भर तभी बनो जब अपना एसेट बेच के तुम पैसा ला सकते हो। इतना नहीं कि तुम इंडिया में कोई डेवलपमेंट करके पैसा लाओ, इतना आत्मनिर्भर बनो कि अपना जो एसेट पुरखों से आपको मिला हुआ है, जागीरदार में जो पुरखों से आपको मिला हुआ है, जो देश का जनता टैक्सेशन से आपको जो जागीरदार बना के दिया हुआ है, वो पहले आपको बेचो। अभी ये बेचने का भी स्टैंडर्ड आ गया है। आप देखिए IOCL बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है। इतना मुनाफा वाला संस्था
जो पहले इंडिया को चलाता था वो मुनाफा वाला संस्था लास्ट 4 साल में इतना घाटा कहां से आ गया कि जो संस्था को अभी बेचना पड़ रहा है। हम पकड़ लिए कि कंपटीशन के बाजार में आप हम लोग का बीएसएनएल थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन आईओसीएल जिसमें कोई जीएसटी लागू नहीं होता है, पेट्रोलियम में जहां पे कोई जीएसटी लागू नहीं होता है, वो पेट्रोलियम में कहां से इतना घाटा आ गया कि वो 2 कंपनी को पाइपलाइन को हम लोग को बेचना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर बनने का अभी जो स्लोगन है ये इतना ही दिखाता है इंडिया को कि पहले ये जो बड़ा बड़ा फर्म है इसको पहले घाटा में दिखाओ, उसके बाद इसको बेचना शुरू करो, और इसके ऊपर इसका जो शेयर है ये पहले जाए पूंजीपति के ऊपर, क्योंकि अगर ये घाटा ऐसा नहीं है। मैं एक चीज बताता हूं, घाटा दिखाया जाएगा तो ही इसको शेयर बिक्री होगा मार्केट में, और ये जब शेयर बिक्री होगा तभी अंबानी अदानी लोग इसके शेयर के होल्डर होके इसके चेयर में बैठेंगे और हम लोगों का पैसा घुमा के हम लोगों से लेके विदेश में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, वो लोग विदेश में ट्रांसफर करेंगे, देश के लोग हैं वो लोग विदेश में ट्रांसफर करेंगे। नहीं सुनिए, यहाँ से नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले उसको तो जो सरकारी बैंक है वो लोग के शेयर जो आप लोग खरीदते हो, जो मैं खरीदता हूँ, तो क्या उसका निजीकरण हो गया क्या? बीच में जाकर तो बैठा नहीं हुआ, वो क्या निजीकरण हो गया क्या? बैठा हुआ। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि बेचो और कर लो। आनंद लड्डा, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे डिफेंडिंग भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि इंडिया में हर सेक्टर में इंक्रीमेंट है, पर जीडीपी क्यों इतनी कमजोर है यहाँ की, और बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है? अगर हर सेक्टर में अगर इंक्रीमेंट अगर है तो जीडीपी नेगेटिव में क्यों और बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों? आप ये पॉइंट नोट करके रख सकते हो। जीडीपी नेगेटिव में मैं दे रहा हूँ, जीडीपी नेगेटिव में इसलिए है, नहीं आपने पूछा अभी बोल देता हूँ ना, जीडीपी नेगेटिव में आई है पोस्ट कोविड के कारण। कोविड के समय, कोविड से पहले 6% के साथ ये गवर्नमेंट अपने कुर्सी में बैठा था, क्योंकि कोविड के पहले फिस्कल डेफिसिट कोविड के पहले फरवरी में इसका जीडीपी आया था 3%। फिस्कल डेफिसिट अलग चीज हो गई, जीडीपी आपकी नेगेटिव हुई है कोविड के बाद में, बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोविड के बाद में नेगेटिव हुई है, फिस्कल डेफिसिट की कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ। कोविड के बाद में हुई है। अगर आप ये कह रहे हो कि हर सेक्टर में अगर इंक्रीमेंट अगर है तो अपनी जीडीपी और बेरोजगारी का लेवल इतना हाई क्यों है यहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ आपको, जीडीपी पोस्ट कोविड नेगेटिव हुई है, जीडीपी की आपकी अवस्था पोस्ट कोविड खराब हुई है। जीडीपी है दूसरी बात, पहले भी नेगेटिव थी। दूसरी बात, रोजगार की जो आप बात कर रहे हो, रोजगार मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको जॉब मिले, 3 करोड़ रोजगार मतलब स्वरोजगार भी होता है, नौकरी भी होती है। यहाँ पे तो 30,000 स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट ने 10 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। वो किसको दिया? अडानी अंबानी को नहीं दिया मुद्रा लोन, तो वो लोग क्या रोजगार नहीं कर रहे हैं? आपके मुद्रा लोन पे भी मैं एक फोटोग्राफर हूँ, अरे हर चीज में आप तो बोलोगे हर चीज में घपला है। अरे आपका वो आपका मेंटेन नहीं कर पाते हो तो फिर आपका परिस्थिति ऐसा है, आपका परिस्थिति ऐसा है कि आपके लीडर्स जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं उनके यहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुंचता है। आप क्या बोल रहे हो? अगर आप मुझे आपका प्राइम मिनिस्टर बोलता था 1 रुपया भेज रहा हूँ 15 पैसा पहुंच रहा है नीचे, तो आपकी जो ब्लैक मनी आने वाली थी फिर इसका क्या हुआ? एसआईटी किसने गठन किया था? और जो ऐसे ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी के लिए, वो कैसे वाइड हो गई? ब्लैक मनी के लिए अलग अलग देशों के साथ में ट्रीटी की गई है। ये मल्टीपल कंट्रीज होती है, उनका अलग कानून होता है। तो हमारे जो भागे हुए भाई है उनको क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हो? उसको उनको लोन किसने दिया था? वो टेलीफोन कर देते थे वित्त मंत्रालय से और भैया लोन दे दो इनको, लोन देता कौन था? तो आपकी सरकार थी, हमारी सरकार थी। डिफॉल्ट कब हुआ था? भागने के वक्त में डिफॉल्ट कब हुआ था? आप तो एयरपोर्ट सील कर सकते थे। हम तो यहाँ पे उनका एसेट बेच रहे हैं, उनका एसेट सीज करके उनका रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया था? मैं बजट के मुद्दे पे जाऊंगा। आपने क्या किया था? एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपने जब बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है एक प्रकरण की यह जो निजीकरण का जो मामला है, निजीकरण पर अगर बात करें इस बार ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। इसकी शुरुआत लेकिन कांग्रेस के समय से हुई थी, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी के टाइम शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई थी, पर उन्होंने ऐसे ऐसे सेक्टर अपने पास रखे थे कि समय आने पे वो सेक्टर से हम लोग रिवाइव कर सके। पर आज बीजेपी गवर्नमेंट, आज अगर भाजपा अगर वही चीज कर रही है, नहीं वो भाजपा जो अभी जितनी भी चीजों के निजीकरण करने की कोशिश कर रही है वो जबरदस्ती का उसमें लॉस दिखाया गया है। उनको बेचने के लिए किसी की ऑडिट नहीं होती है, सीएजी फ्रॉड है। अरे आप लोग के पास तो सबसे अच्छा मौका है। आप लोग तो संसद भी नहीं चलने देते हो, बाहर भी आप डिबेट नहीं करते हो। आप लोग सीएजी को नहीं मानते, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप लोग किसको मानते हो? राहुल गांधी जाके ऑडिट करेंगे, आप मानोगे क्या? आपको बोलने का मौका मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। आप जैसे बोल रहे जैसे कोई संस्था की कोई ठीक से हो ही नहीं रहा। तो अगर आप ये बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सारी चीजों को जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट कर रही है,
इन केस अगर फ्यूचर में अगर कभी अगर पेंडेमिक की अगर नौबत वापस आ जाती है तो वो क्या अपनी रेवेन्यू खाली का टैक्स से ही कलेक्ट करेंगे? नहीं, रेवेन्यू सिर्फ उस टैक्स वक्त से पे कलेक्ट क्यों होगा? उस वक्त पे लोगों को बचाने के लिए वो अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से कलेक्ट करेगी? क्या खाली टैक्स पेयर से ही करेगी? आप क्योंकि अपने अपनी ही तो बात सारी में सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर से बिक्री कर रही है, अपने ही जहाँ बात से में कुछ पैसे आ विरोधाभास सकते ला हैं। रहे हो आप। अपने ही बात में विरोधाभास ला रहे हो। अभी आप बोल रहे हो कि आप निजीकरण कर रहे हो, अभी पैंडेमिक गया है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? निजीकरण से PM ना। केयर्स फंड में आप फिर आएगा बोल रहे हो अच्छा ना कि पैसा? फ्यूचर के लिए, तो PM आप केयर्स बोल रहे हो फंड ना में जो फ्यूचर पैसा के आया लिए, उसका क्या हुआ? आप बोल रहे हो ना कि फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा पीएसयू को, अभी इधर वो अभी क्या हो रहा है? फंड में जो इतना पैसा आया पीएम वो केयर्स उसका से क्या हुआ? पीएम केयर्स का ऑडिट भी हुआ है, इस साल भी ऑडिट होगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, पीपी किट से शुरू करके बहुत कुछ दिए गए हैं। এদের মধ্যে খালি আমি একটা জিনিস এর মধ্যে অ্যাড করতে চাই। অ্যাড করা জিনিসটা হলো এই আমরা এত বড় একটা করোনা মহামারী দেখলাম। করোনা মহামারীর পরে আমরা দেখলাম গোটা বিশ্ব এখন যে মডিউলে যাচ্ছে সেই মডিউল হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আজকে হয়তো আমরা কিছুটা করোনা অবস্থা এখানে শিথিল হয়েছে তাই হয়তো আমরা এখানে বসে করছি, কিন্তু একটা সময় এরকম ছিল যে আপনি আপনার বাড়ির থেকে প্রোগ্রাম করছিলেন, হয়তো আমাদেরকে আমার বাড়ি থেকে গিয়ে প্রোগ্রাম করতে হচ্ছিল, সেটা আপনাদের টেলিকাস্ট করতে হচ্ছে। কিন্তু এখনো গোটা বিশ্বের যেখানে সিস্টেমটা হয়েছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, সেখানে গোটা ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা করার জন্য যে মানে একদম ছোট তলার কর্মী থেকে শুরু করে একদম মাল্টিন্যাশনাল লেভেলের সিও অবধি তাদেরকে নিজস্ব ঘরে একটা সেটআপ তৈরি করতে হচ্ছে। সেখানে একটা ইলেকট্রনিক্সের বিশাল চাহিদা। আপনি নেট বলুন, ইন্টারনেট বলুন, মোবাইল বলুন, ল্যাপটপ বলুন, টিভি বলুন, তার সাথে অ্যাক্সেসরিজ আপনি ফ্যান, এসি সব নিয়ে ইনক্লুডিং বলুন। এবার বাজেটে যদি অসংগঠিত ক্ষেত্রে জায়গা বলি আমরা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতাম যে প্রধানমন্ত্রীর একটা বা অর্থমন্ত্রী একটা দিক নির্দেশ থাকছে যে অসংগঠিত কর্মীদের জন্য, যেখানে আমরা তাদেরকে হয়তো কোনো আর্থিক প্যাকেজ দিতে পারছি না, তাদের জন্য হয়তো আমরা কোনো অনুদান ঘোষণা করতে পারছি না, তারা হয়তো নিজেরা নিজের মতন করে খাচ্ছে, কিন্তু তাদের যে লাইফস্টাইল সেটাকে ম্যান্ডেট মানে চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা তো তাদেরকে ইলেকট্রনিক জিনিসের উপর সাবসিডি দিতে পারতাম। আমরা কিছু দিলাম না। আমরা তার উল্টো কি করলাম, আমরা প্রতিটা জিনিসের পার্সের দাম বাড়িয়ে দিলাম, আলটিমেটলি ইলেকট্রনিক্স জিনিসের দাম বেড়ে গেল। আমরা ইন্টারনেট পরিষেবার উপর আরো শুল্ক বসালাম যাতে ইন্টারনেট পরিষেবা আরো মহার্ঘ হয়ে গেল। মানে যেই লোকটা একটা 8,000 টাকা মায়া চাকরিটাও ঘরের থেকে বসে একটা ন্যূনতম সহায়তা কেন্দ্রের কাছ থেকে আশা করছিল এই বাজেটে, সেটাও সেই বাজেটে পাচ্ছে না। তাহলে এখানে আমি তাহলে পেট্রোল और ওনাকে डीजल के বলি, ऊपर আমি कुछ তাহলে कहना चाहूंगा ওনাকে একবার বলি। আমি প্রথমে উনি বললেন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, वर्क फ्रॉम होम এর জন্য যখন বললেন উনি, अच्छा हिंदी में वर्क फ्रॉम होम के लिए जब उन्होंने बोला तो जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को आइडिया है, कोई भी कंपनी वर्क फ्रॉम होम तभी दे सकती है जब सामने वाले के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज अगर मैं कोई ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरे को वहाँ पे इक्विपमेंट मेरी ऑफिस प्रोवाइड करती है। ऑफिस तो प्रोवाइड और वो करते हैं, मेरे इंटरनेट को- का बिल तो ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट का बिल 500 से आप 1000 कर देंगे तो वो बिल भी तो वो अपने वर्कर से ही लेगा ना। कंप्लीट करने दीजिए ना, वो वर्कर से क्यों लेगा? आप इंटरनेट का वर्कर बिल कोई भी कंपनी आप वर्कर वर्कर आप वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हो। हमारी सरकार ने इस बजट में ही अनऑर्गेनाइज जो एकदम आप बोल सकते हो जो गीग और डेटाबेस बनाने आपके के लिए एक जो कमिटी जो डिक्लेयर किया नहीं हुआ। जो गीग और आपके प्लेटफॉर्म डीलर्स हैं उनके लिए भी उनको बोला मिनिमम वेजेस के अंदर लाएंगे। लेबर कोड में लेबर कोड नहीं लाएंगे, लाया तो नहीं है। बजट तो यही होता है ना दादा। ऐसा क्या बोल रहे दादा, बजट तो आएगा, बजट उन्होंने पेश किया वो आएगा দাদা দাদা, ওই budget হচ্ছে, ওটাই budget। পেশ করা মানে কি বলুন তো, ওটা আমরা করবো। এই জিনিসটা এটা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি যে ইকোনমিক একটা সার্ভের কথা budget-এ বলছেন একটা তাহলে। প্রতিশ্রুতি, আপনি একটা ইকোনমিক budget-এ সার্ভের কথা বরাদ্দ, বলছেন। এই জিনিসটার মধ্যে পার্থক্য আমরা হয়। করবো ওটা, আমরা একটু সেটা আমরা আগে- বাজেটে বললাম আমরা যে একটু করবো। আগে- আমরা একটু আগে স্টেট বাজেট দেখলাম। আমরা বলছি তো ওটা কি হয়ে গেছে সব, যে হয়ে গেছে সব 1500 প্যারা না, হয়ে গেছে সব। দাঁড়ান আপনি বললেন তো হয়ে গেছে সব। উত্তরটা দিচ্ছি, দাঁড়ান। হয়ে গেছে সব। নেওয়ার ক্ষমতা রাখুন, উত্তরটা নেওয়ার ক্ষমতা আপনি তো রাখুন। সেটাই বলছেন যে বাজেটে 1500 যা প্যারা বলেছে হয়ে টিচারের গেছে। জন্য 1500 প্যারা টিচারের জন্য 50 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একটা বরাদ্দ আর একটা প্রতিশ্রুতি আমি তার জন্য দিয়ে দিয়েছি এবং আমি তার জন্য মানে ভাবছি। জানি না এই আমি দুটো আপনি ভাষার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য আছে। কিভাবে আপনি বাজেটকে দেখছেন। মানে সেন্ট্রাল যেটা বাজেট অ্যালোকেশন করছে সেটা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি, আর স্টেট যেটা বলছে সেটা হচ্ছে বরাদ্দ। মানে সেটা দিয়ে দিয়েছে। প্যারা টিচাররা আন্দোলন করছে, সব অস্থায়ী কর্মচারীরা আন্দোলন করছে, কিছুদিন আগে স্ট্রাইক ছিল, সবাই তো আন্দোলন করছে এখানে। এখন কি আপনাদের হচ্ছে হ্যাঁ চাকরি দেবো, আমরা খালি স্থান পূর্ণ করব, আমরা বেকারদের চাকরি করে দেবো। 9.5 বছরে কোথায় ছিলেন? সবাই তো রাস্তায় আপনি আছে, খবর আন্দোলন নিয়ে করছে। দেখবেন, আপনি শিলিগুড়ির ছেলে, আপনি খবর আরে নিয়ে সিভিক দেখবেন, দিয়ে কদিন আপনি চালাবেন? খবর নিয়ে সিভিক দেখবেন, পুলিশ, শিলিগুড়িতে সিভিক পুলিশ, সিভিক টিচার, আমি সিভিক আপনাকে ডক্টর, বলছি, সবকিছু তো সিভিক। আমি গোটা বাংলার কথা তো যাবো না, ভারতের কথা তো যাবো না। আপনি খবর নিয়ে দেখবেন করোনার মধ্যেও
বিভিন্ন কলেজে যে সমস্ত অস্থায়ী টিচাররা ছিল করোনার মধ্যে তাদের হাতে আপনার পার্মানেন্ট লেটার এসছে। আমার তাই নিজস্ব আন্দোলন শিলুড়ি- করছে। আমার নিজস্ব শিলুড়ি তাই কলেজ, আন্দোলন যেখানে- করছে। আমার নিজস্ব শিলুড়ি তাই কলেজ, আন্দোলন যেখানে আমার করছে। ছাত্রজীবন, সেখানে 35 জন টিচারের পার্মানেন্ট তাই আন্দোলন করছে। 9.5 বছরে সব হয়ে গেছে, দিদি বলেন 100% হয়ে গেছে, আর এখন দুয়ারে সরকার যাচ্ছে। তো আমরা প্রচুর ভিডিও দেখেছি, ওখানে লোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ, এটা মনে করানোর জন্য। आप लोग- দুয়ারে সরকারের কথা বললেন তো, পাড়ায় সমাধান বলে এটা আমাদের প্রকল্প এসে, সেটাও জানেন। এবার থেকে এই বাজেট ঘোষণা করা হলো বছরে 2 বার করে পাড়া এটা সমাধান আপনার হবে। হিসেবে তো হয়ে গেছে না, আপনি আমাকে যেটা বলছেন হয়ে গেছে। পাড়া সমাধান আপনি রিপোর্টে দেখবেন, যেদিন যেটা প্রবলেম দেওয়া হয়েছে তা ওটাও উনি বাজেটে এটাই বলেছেন যে হবে, আর এই বাজেটের তো আমার মনে হচ্ছে কোনো যুক্তি নেই। टीचर्स को अलॉटमेंट मिलेगा। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पारा समाधान में वो चीज नहीं बोला मैं। पारा नहीं, समाधान मेरे में पास नहीं में बोला। इसका डाटा है अभी के इस बार के जो और आपके बजट में जो अभी दीदी ने बोला है उसमें 1500 टीचर को टीचर्स को अलॉटमेंट मिलेगी। 50 करोड़ पैरा टीचर्स को विल बी रिक्रूटेड फॉर दिस पैरा टीचर। पैरा टीचर्स को, तो वो शायद आपकी इसी स्कीम के अंदर नहीं, वो पाराय समाधान अलग चीज है। पाराय समाधान एक अलग प्रकल्प है। আমি जिसके যেটা अंदर में বলছি, आप- सर, हम लोग आप আমি मोहल्ला যেটা में- বলছি मोहल्ला में যে आपका government দিদি का তো कोई भी- বলছিলেন আমি 100% কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি, এখন দুয়ারে যেতে হচ্ছে। हम ওই बजट पे आ जाए 19 হাফ হয়ে গেল তো। हाँ बजट पे आ जाते हैं। बजट पे आते हैं फिर दोबारा। तो बजट पे आ जाते हैं। आप बोल रहे थे जब वहाँ पे निर्मला सीतारमन जी जब अपनी बजट पढ़ रही थी तो काफी एमपीज वहाँ पे बैठ के तालियां बजा रहे थे, पर उनको ये इतने क्लूलेस है, उनको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो 2.5 रुपए पेट्रोल पे और 4 रुपए जो डीजल पे बढ़ाए हैं, तो वो सीज बढ़ाया उन्होंने, शेष बढ़ा है। सेस बढ़ाया है जो डायरेक्ट सेंट्रल के पास जाएगा। स्टेट को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो है। तो सेंट्रल मतलब अपने आप- अपने आप- एक्साइज से कम कर रही है, मैं वो बोल तो लेता स्टेट हूँ, का सर, टैक्स आप नहीं डिफेंड दे कर रही लेना, है। मैं बोल लेता हूँ, डिफेंड कर रहे हो, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को मुझे बोलने दो। अगर इसके अंदर अगर आप अगर सेंट्रल के पास अगर जा रहा है सारे के सारा, तो एक्साइज तो ऐसे भी सेंट्रल के पास जाना है दादा, एक्साइज में ही कम करके वो सेस बढ़ा रही है। आप क्यों सेस इसको बढ़ा कंफ्यूज रही हो है, रहे तो हैं? इसमें सेंट्रल की जेबें तो गर्म हो रही है ना। अरे मेरे पास 100 रुपए थे, स्टेट को मैं क्या benefit मेरे मिल पास रही 100 है? रुपए थे, 100 रुपए में से मैं अभी 90 रुपए एक्साइज कर लूंगा, 10 रुपए में सेस ले रहा हूँ। इतनी सी लॉजिक है। 100 रुपए को मैंने अपना जो भी- पॉकेट जो एलोकेशन मैं- किया मैं है। वही कह रहा हूँ, स्टेट जो का भी चीज टैक्स तो बढ़ाया स्टेट का जा- मैटर है। जो भी चीज बढ़ाया, स्टेट का टैक्स स्टेट का मैटर है। आज ममता बनर्जी का बजट था, वो कम कर वही तो देती, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले बात तो सुन लो मेरी। वो कम कर देती। तो वो तो आप मेरी खुद बात भी कंफ्यूज सुनो है। ना। आप खुद जीएसटी में confused है। पैसा भी नहीं आप जो- देंगे, आप जो सेस आप फ्री बढ़ा में रहे देंगे हो, पेट्रोल का तो दाम। जीएसटी का पैसा क्यों आप देंगे? बंगाल में रहते बोलेंगे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलता है। नहीं, फिर क्यों तो वो बात जीएसटी का अलग है। पैसा नहीं मिल रहा है? केंद्र सबको मिल रहा है, सरकार सिर्फ के ऊपर रहते हैं, सबको मिल रहा है, आपको को नहीं मिलेगा क्या? आपको बजट के लिए और एक बात दे रहा हूं मैं, जिस पर आप बात कर सकते हैं, वो है केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा दिया और उसमें 75,000 लगभग हेल्थ सेंटर लगेंगे नए, और उसमें 35 करोड़ का राशि उसमें डाला गया है। तो इस पर आप बोलिए कुछ। 35 करोड़ 35 हजार। करोड़, 2,000 करोड़ का 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ टोटल हेल्थ बजट 2.25 लाख करोड़ का है। सॉरी 35,000 100 लाख। वैक्सीनेशन। हाँ 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 हाँ। 35,000 करोड़ इस पर- वैक्सीनेशन का है। नहीं, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। हेल्थ सेक्टर को तो बूम किया गया है। हेल्थ सेक्टर पे जो जो कोविड में देखा गया था, जिस तरह की परेशानियां आई थी कोविड को देखकर, इसको तो बूम अप किया गया है। नहीं, इसका इसका हम लोग भी वेलकम करते हैं। जो आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटाइजेशन में जो एक्सपेंडिचर इन्होंने दिया है और वैक्सीनेशन में जो एक्सपेंडिचर किया, हम लोग इसका वेलकम करते हैं। पर आफ्टर 8 क्वार्टर ऑफ स्लो डाउन एंड 4th क्वार्टर ऑफ पेंडेमिक, लोगों को किस चीज की आशा थी इस बजट से? कि गवर्नमेंट वर्कर्स, माइग्रेंट्स एंड पुअर पीपल्स, मिडिल क्लास पीपल के लिए ये बजट लेकर आएंगी, जो बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट शट डाउन होने पे आ चुका है। एमएसएमई सेक्टर बहुत बुरी अवस्था पे चल रही है, तो उनको रिवाइव करने के लिए ये बजट होना चाहिए था, पर उनको कहीं पे भी इस बजट में कोई बेनिफिट नहीं मिला। कोई तो रियायत इस नहीं है। बजट का खाली एक ही कारण हो सकता है, इसमें मैं फिर से कहूंगा यही वाली बात कि इसमें दिमाग था सिर्फ, इसमें दिल नहीं थी, क्योंकि अब वो भारतीय जनता को सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट मैं इसमें अच्छा, मैं सोना- इसमें नहीं था। मैं एक बार- सोना चांदी बढ़ा है, सोना चांदी को कमाया गया है 12.5% के लगभग, उसमें कम किया गया है। तो सोना नहीं, चांदी सिर्फ सोना चांदी का नहीं है, काफी चीजों में रैशनलाइज किया जाएगा। ज्वेलरी में जैसे कम स्टील- किया गया है। स्टील वगैरह के इसको लिए जो इन्होंने एक V-shaped इकोनॉमी जो होता रिकवरी है, का जो बजट बताया इकोनॉमी गया जो है, होता है, इकोनॉमी में आपका डिमांड सप्लाई के ऊपर में बेसिस करके हर चीज का मूल्यांकन होता है। आज आप ये नहीं बोल सकते कि सोना चांदी भी हमको जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत है। आज उसकी कीमतें एक ऐसी जगह में चल गई थी कि वो लोगों के कंट्रोल के बाहर चली जा रही थी, बोल करके ड्यूटी घटा दी गई।
और जो रोजमर्रा स्टील है, की जो स्टील चीजें स्क्रैप हैं, के लिए, रोजमर्रा की जो चीजें स्टील हैं स्क्रैप के उनमें लिए, तो आपको देखना पड़ेगा। स्टील सोना स्क्रैप चांदी जो पेट्रोलियम है, में फिर दाम सोना क्यों चांदी बढ़ाया हमारे गया? लिए जब ये पेट्रोलियम मैं वही डीजल कह का रहा दाम हूँ, बढ़ेगा कहाँ तो फिर बढ़ाया? आप मेरे को 4 रुपए 4 रुपए डीजल मैं में वही कह रहा हूँ, मेरे को 10 रुपए मिल रहे थे, उसमें से मैंने 4 रुपए सेस के नाम पे अलग कर दिए, 6 रुपए मैंने 88 एक्साइज के টাকা नाम पे। 88 টাকা আপনার কাছে কোনো ভ্যালু না করতে পারে, কিন্তু 88 টাকা আমাদের কাছে একটা বিশাল বড় ভ্যালু। না আমার কাছে 88 টাকা আপনার কাছে কোনো না, বিশাল উনি বড় যেটা value বলছেন, উনি করে। বলছেন বাজেটের কারণে, আপনাদের উনি কাছে বলছেন বাজেটের আপনাদের কারণে কাছে বেড়ে দামটা গেছে। কোনো factor না, কারণ আপনাদের কাছে হচ্ছে একটা ট্যাগলাইন ফ্যাক্টর, সেই ট্যাগলাইনটা উচ্চারণ করুন। जिस আপনারা टैगलाइन से आप लोग ऊपर आए थे, আপনারা সব জায়গায় वो সেই टैगलाइन উচ্চারণ आपने করেন। खुद আমি नहीं এই किया। প্রোগ্রামে সেই ট্যাগলাইনটা ইউজ করা উচ্চারণ মনে আমি প্রাসঙ্গিক মনে করি না। আপনারা ওই শুধু ট্যাগলাইনটাকে মানে বেশি করে প্রচার করার জন্য আপনাদের কাছে 88 কোনো ব্যাপার না। আপনাদের এটা কাছে অবশ্যই 900 টাকা ছোঁয়া, এটা 900 অবশ্যই টাকা ছোঁয়া গ্যাস অবশ্যই 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 ওই একদিনের বাজেটে এটা তো দাম বাড়েনি। উনি যে প্রসঙ্গ বলছেন, উনি যে প্রসঙ্গ বলছেন, ওই প্রসঙ্গের থেকে আপনি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। ট্যাক্সের যদি ব্যাপারই থাকে, আজকে মমতা ব্যানার্জি বাজেট দিলেন, ওখানে উনি স্টেট ট্যাক্স কম করলেন না কেন? ওনাকে যেটা পেট্রোলের উপর দিতে হয়, যেটা পেট্রোলের উপর দিতে হয়, উনাকে বলুন তাহলে, মমতা ব্যানার্জিকে বলুন, যখন কেন্দ্র সরকার জিএসটি করে না, জিএসটি কাউন্সিল করে, এটা বুঝে আসুন। আপনি একটা জিনিস বলুন, কোন দেশে আপনি মমতা ব্যানার্জিকে বলুন, আপনি মমতা ব্যানার্জিকে বলুন যে জিএসটি কাউন্সিল মিটিং এ যখন অমিত মিত্র যাবেন, উনাকে বলুন যে পেট্রোলকে নিয়ে আনতে। ওই কাউন্সিলের সেক্রেটারি মানতে পারি না, ওনাকে বলুন জিএসটির আওতার মধ্যে, আরে উনি প্রসঙ্গ তো তুলুক, প্রসঙ্গ তো তুলুক। আপনাদের কথাটা, প্রধানমন্ত্রী আপনাদের দেশের বিকাশ আনছে, প্রধানমন্ত্রী বিকাশের মুখ। তো বিকাশের মুখ যখন প্রধানমন্ত্রী, সেই প্রধানমন্ত্রী কেন পেট্রোল এবং ডিজেলটাকে আপনার জিএসটির আওতার বাইরে রাখছে? আমি এটাই বলছি, একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আছে, আগে সেলস ট্যাক্স ছিল, এক্সাইজ ছিল, অনেক কিছু ছিল। আনতে চাচ্ছিলাম, এই কথাটা আনতে চাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যেখানে আমাদের জিএসটির টাকা, যেটা সেন্ট্রালের কাছে আমাদের টাকাটা যায়, সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোন অধিকারে আপনাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে জিএসটির টাকা ফেরত দিচ্ছে? সেটা তো একবারও বলেনি যে দেবো না, জিএসটি কোথায় টাকা ফেরত বলেছে? দেবো না। এটাও তো বলছে সেটার না জন্য যে তো আমি ফেরত দিচ্ছি। না, ওটার জন্য মেকানিজম এটাও তো বানানো বলছে না হয়েছে। আমি ফেরত দিচ্ছি। আমি এটাও বলছি বারবার আপনাকে, বলছেন যে ফেরত দিব না বলে আমি আপনাকে কি, এবং এটাও তো বলছে না যে আমি ফেরত দিচ্ছি, তুমি উন্নয়নের কাজ করো। না না, ওই যে টাকাটা, ওই টাকাটা পুরো দেশে দিতে হয়, ওই টাকাটার জন্য একটা মেকানিজম করা হয়েছে। কেননা এই প্যান্ডামিকের সময়, এই প্যান্ডামিকের সময় যে পরিস্থিতি হয়েছে, এই প্যান্ডামিকের সময় যে টাকাগুলো দেওয়া হয়েছে, 2014 আগে যে পূর্বতন সরকার মাননীয় শ্রী প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় এই এলআইসি, তখন আমাদের ছিল হচ্ছে 24% শেয়ার ছিল, 24% শেয়ার ছিল হচ্ছে বাইরে। এই অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার সেই সময় সেটাকে 39% করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। আপনাদেরই সহায়ক দল, যাদের কথা আপনারা ওঠেন বসেন, সেই দলের কথাতে এই জিনিসটা লাগু হয়নি। আপনারই সরকার আজকের বাজেটে ঘোষণা করলো 74% এফডিআই অন এলআইসি। এলআইসি বলেনি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে বলেছে কম্পিটিটিভ মার্কেটে, কম্পিটিটিভ মার্কেট আছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে। আপনি 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 একটা জিনিস বুঝুন, শুনুন, এই শুনুন, রাজনৈতিক রুটি শাখা বন্ধ করুন। ভারতবর্ষে কয়টা লোক, ভারতবর্ষে কয় % লোকের কাছে ইন্স্যুরেন্স আছে? এই মোদী সরকার প্রত্যেককে 12 টাকা ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছে বছরে, ব্যাংক চালানোর জন্য 12 টাকা ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছে। সেম চেয়ারে বসে এখন জীবন বীমা দিচ্ছে। মানে এই মোদী সরকার, না না, এই মোদী সরকার সবাইকে দিচ্ছে 1 লাখ টাকার বীমা 12%, 12 টাকা। ম্যানেজারকে দিয়ে পর্যন্ত বীমা বিক্রি করানো হয়। আপনি আপনি যান করেন, ইস ক্যাশ কাউন্টারে যান, সেখানে আপনাকে বীমা নিতে হচ্ছে। আপনি ম্যানেজারের ঘরে যান, সেও আপনাকে বলছে বীমা নিন। তো মার্কেট তো কম্পিটিটিভ আছে, প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে সব সেক্টরেই, বীমা আপনি সেক্টরে এটাই কেন বলুন হবে না? যে আপনারা কিন্তু আমি খরচা যেটা করেন বলছি, তো, আপনারা আপনাদের পুরুষদের, আমাদের ভারতবর্ষের পুরনো যে শুনুন, ট্যাক্সিয়াররা তাদের টাকা দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ শুনুন, উন্নতি করেছে, তাদের একটা ট্যাক্সের কথা সেবা বলবো, বেচতে এসছেন। একটা কথা বলি আপনাকে, এই যে যেখানে আমি যে স্বাস্থ্যসাথী ইন্স্যুরেন্সের সহ- কথা আপনি যেখানে বলছেন, স্বাস্থ্যসাথী শুধু সহ চেঁচিয়ে হবে না, একটু ফ্রি শুনতে হবে, রেশনিং শোনার ব্যবস্থা ধৈর্য এখনো রাখতে হবে, চলছে তো, মার্কেটে শোনার ফ্রি ধৈর্য দেওয়া রাখতে হবে, আজকেও শুধু মমতা চেঁচালে ব্যানার্জি হবে না। ফ্রি রেশন ব্যবস্থা এখনো চলছে। প্রত্যেকটা লোককে 1 সেখানে লক্ষ টাকার বীমা করে দিয়েছে 12 টাকা মোদী সরকার। যখন সরকারের দেওয়া 2 টাকা চাল, এবং ওই তো যে সরকারের চাল দেওয়া চুরি করে রেশনে- আপনারা হ্যাঁ, কোভিডের এটা সময় কিন্তু চুরি করেছেন, করেছি। আচ্ছা, আমফানের চুরি টাকা করেছি, আপনাদের ওখানে আপনাদের গেছে, চুরি করে- আমাদের সরকার দিয়েছে, আমাদের কেন্দ্রীয় দেওয়া সরকার। ক্ষমতা ক্ষমতা আছে। থাকলে বলে দেখুন না যে আমাদের কেন্দ্রীয় 100 সরকার থেকে দিয়েছে। 100 বস্তা আসছে, তাই ক্ষমতা আমাদের থাকলে সত্যি কথা বলুন না। আপনারা তো সেটাও আরে পারেন না, ক্ষমতা যে থাকলে পুরো সত্যি কথা ক্ষমতা বলেন না। हम बजट আমাদের से ক্ষমতা থাকলে সত্যি কথা বলার জায়গা রাখুন। बजट से आगे हम बोल আমফানের টাকা তো দুতলা বাড়ি আছে, দুতলা বাড়ি আছে, আমফানের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেই না দিদি নেতা- বলছেন, Thank you। না না দিদি সেই বলছেন নেতারাই না, আজকে ভুল হয়ে চলে আপনাদের গেছে। ঘরে, সেই নেতারাই আজকে আপনাদের ঘরে। না, ঠিক আছে। বাংলার মানুষ এখন বলছে, যাদেরকে দুদিন আগে এই দল খুব এসে ভালো আছে, বলছে, সেটা বাংলা মানুষের উপর ভাগ ছেড়ে দিন। ভাগ মতন ভাগ, সে ভাগ শুভেন্দু ভাগ, বাংলা মানুষের তারাই উপর আজকে ছেড়ে আপনাদের দিন। নেতা, তাদেরকে বলছে দাদা যাক, দাদা যাক, দাদা যাক। বলছি তো, সেই মানুষরাই ভোট দিয়ে আপনাদের
হাফ করেছিল, এখন সাফ করে দেবে। থ্যাংক ইউ। ওই হাফ করার সময় এই নেতারা আমাদের দলে ছিল, তাই আমাদের হাফ করেছিল। এখন মানুষ বুঝতে পারছে যাদের ভোট আছে, ভোটের সময় দেখে নেবে। মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছে, 14তে যা ভোট পেয়েছিলাম 19-এ তার বেশি সিট পেয়েছি। আশীর্বাদ দিয়েছিল, এটা হাতটা উল্টে ভাবে দেবে। দেখা যাবে সেটা ভোটের সময়। আপনি হয়তো অ্যাস্ট্রোলজি করেন, হয়তো আপনি জানেন কিভাবে দেবে, কিন্তু সেটা ভোটের সময় দেখা যাবে। कि उन्होंने जो 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 बोल रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब रिकवरी ऑफ लेस रेवेन्यू अगर रहेगी इंडिया के अंदर में और एक्सपेंडिचर अगर हाई रहेगा तो इस पे फिस्कल डेफिसिट आने का चांसेस है। ऑब्वियसली वो है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आंकड़े जो आपने दिए हैं संसद भवन में रहकर बजट के टाइम पे, तो उनसे तो साफ आ ही रहा है कि ये फिस्कल डेफिसिट आने वाला है इस ईयर। अगर फिस्कल डेफिसिट अगर आता है तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी रिस्क ले सकती है एक साल के लिए कि वो फिस्कल डेफिसिट झेल ले, और हमारे जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स के जितने भी भाई बंधु हैं उनके लिए उनके पास कोई दया नहीं है। नहीं, फिस्कल डेफिसिट की ये पहली साल आ रहा है क्या? इससे पहले फिस्कल प्रॉफिट रहता था क्या? इससे पहले कभी भी सरप्लस था क्या? पर ओवर द ईयर फिस्कल बात डेफिसिट, कर रहे हैं अभी की। ओवर द आप बात ईयर बोलेंगे पेट्रोल जब 57 रुपीज था, उससे बढ़ के 88 हुआ, सरकार ओवर द आपकी ईयर। 88 हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। तभी आपको रिप्लाई देगा। बढ़िया अलायंस पहले है। दाम नहीं बढ़ा हुआ था, 30 अच्छा रुपए नहीं अलायंस था, होगा। वहां से 57 आया। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ ना, मैं मैं आपको जवाब दे रहा आप हूँ। जैसे पूछेंगे, आपने जो बोला ना फिस्कल 57 से डेफिसिट, लाके 87 उसी हो के गया। लिए तो पहले आपको बोलेंगे 30 रुपए भी कभी था, वहां से लेके 57 हुआ था। बोलो दादा, तो दाम तो होने की बात नहीं। बोलो। तो एमएसएमई सेक्टर में मैं जो बोल रहा हूँ रिलीफ नहीं कि उस टाइम पे जो हमारी जो वित्त मंत्री जी है, माननीय वित्त मंत्री, जब बजट की भाषण दे रही थी, उन्होंने बोला कि डेफिसिट है। वो डेफिसिट को उन्होंने कैसे नहीं कम mention किया किया जाए, deficit है। ऑब्वियसली किया है, उन्होंने बजट में mention नहीं डेफिसिट किया, रहेगा। जितने भी उन्होंने बोला है, नंबर से उनसे ये प्रूव होता है कि डेफिसिट मैं है। आपको बता रहा हूँ ना, मैं भाजपा को रिप्रेजेंट सेंट्रल कर रहा हूँ, यहाँ पे बजट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। में कहीं भी नहीं रखा कि deficit उन्होंने है। बोला कि ये मैनेज सेंट्रल कैसे बजट में करेंगे, सबसे उन्होंने बोला कि ये मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज करने के लिए उन्होंने बोला है कि एक डीएफआई मैनेज होगा। करने के लिए निजीकरण करेंगे और क्या हाँ, करेंगे। सेंट्रल आने बजट वाले वक्त आप- में अगर आप- कभी अगर पेंडेमिक की अगर अवस्था वापस अगर आती है, परिस्थिति अगर आती है, तो मतलब टैक्स तो वही तो घूम के वापस वहीं आ गए। तो आने वाले का सोच के मैं अभी का क्यों छोड़ू? अभी जो चाहिए उसका क्या? अगर किसी गवर्नमेंट के पास में, अगर किसी गवर्नमेंट के पास में अगर सरप्लस एसेट पड़ा हुआ है जो उसका कोई काम नहीं आ रहा है, वो एसेट वो बेच के वो पैसा अगर अपने लोगों के लिए वो पैसा पॉकेट में डाल रही है, कि अपने लोगों के लिए कर रही है। आपके पास में एक सांसद खरीदने का पैसा नहीं था और अभी आप पूरी की पूरी पार्टी खरीद लेते हो। इसे समझ में नहीं आता कि परिजन श्रमिक का पैसा नहीं है। वो तो लोग ने हमें यहाँ पे सरकार दी है, लोग हमें चंदा देती है, हमारा ऑडिट सबसे पहले होता है। पैसा नहीं है खरीदने के लिए, इसीलिए कांग्रेस। तो आप क्या बोल रहे हो? सरकार का पैसा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट खरीद ले रहे हो अभी। सरकार का पैसा हम लोग अपने पॉकेट में डाल रहे हैं क्या? पैंडेमिक के टाइम में यहाँ रोज, यहाँ पे रोज, ऑडिट तो कोई भी कर सकता सुनिए ना। है। तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वही मैंने बोला ना, राहुल गांधी ऑडिट करेगा तब आप भरोसा करोगे क्या? आपकी सरकार यही भरोसा देकर आई थी। राहुल गांधी ऑडिट करेंगे तभी भरोसा होगा क्या? पर जीडीपी में आज फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस स्क्रूटनी किसके लिए है? फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस स्क्रूटनी किसके लिए है? जगह बनाने के लिए पैंडेमिक के पहले जो थी, बात कर रहे हैं, आप जीडीपी देख लीजिए, कोरोना की जीडीपी का आप राइज देख लीजिए, पैंडेमिक के पहले सही डाउन टाइम हुआ। पे अगर ये लॉकडाउन लगाया जाता तब ये परिस्थिति इंडिया में नहीं आज आती। पूरी दुनिया में अब इस टाइम WHO पे सब मोदी- वाहवाही कर रही है। हम मोदी एक ट्रम्प पीपी की किट स्वागत नहीं के बनाते लिए थे, एक पीपी किट नहीं था, हमें पता नहीं था पीपी किट क्या होता है। पर दैनिक उन्होंने- 4 लाख से बेसिक पीपी किट बनाया भारत वर्ष ने। कोई ध्यान नहीं दिया। ये राहुल गांधी इंडिया जी के ने साइंटिस्ट ने, इंडिया ने साइंटिस्ट बोला था, ने जनवरी उन्होंने में कि कोरोना से वैक्सीन बना लिया। व्यवस्था हो सकती है, यहाँ लॉकडाउन के आसार लग रहे हैं, लॉकडाउन लगाना चाहिए। पर मोदी जी ट्रम्प के आज स्वागत में बिजी थे। आप पूरे विश्व का जो उनका मरने का दर है और यहाँ का जो है, आप उसको आप देख लीजिए, एक बार आकलन कर लीजिए। भारत वर्ष ने जितने बढ़िया से, ये सिर्फ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और इतने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सबने मिलकर जितने अच्छे चुनौती को निपटा है, उसके बाद में अगर आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेंडेमिक हमने संभाल नहीं पाए ठीक से। आपकी चुनौतियों को देखा हमने। हेल्थ केयर जिस तरीके से गुमराह कर रहा था हर बार ना, वो हमने देखा था आपका सॉल्यूशन देने का तरीका। नहीं, हेल्थ तो स्टेट मैटर है ना, पहले थाला बजाओ, उसके बाद हेल्थ तो स्टेट मैटर है ना। ये तो हम लोग नहीं, सेंट्रल तो इंस्ट्रक्शन देगा, सेंट्रल पॉलिसीज बनाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी। रेनकोट पहनने किसी ने नहीं बोला। जब सेंट्रल टीम आती थी, तब उस टाइम पे सेंट्रल टीम बोला हट चुका था इंडिया में, तब बोला हम लोग बजट पर आना और चाहिए। उसी को फॉलो करके लोग लंदन में भी बजा रहे थे, लोग लंदन में भी बजा रहे थे।
करके कोरोना नहीं, छुपा हुआ है। वो लंदन में भी कर रहे थे लोग, और थाला बजाए थे लंदन में, ताली बजाए थे, थाला बजाए थे, ताली बजाए थे, दिया जलाए थे। ये घंटी भी बजाया था। इसी दिया के कारण जलाने लंदन से, में सेकंड दिया जलाने से क्या क्षति हो गया? इसी के कारण लंदन अब लंदन में हम लोग इंडिया में है ना, हम लोग स्पिरिचुअल है, हम लोग इंडिया में, हम लोग स्पिरिचुअल है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो एकदम मोदी जी का ये बात फॉलो किए, इसी के हम लोग इंडिया में स्पिरिचुअल है। किसी ने ये नहीं बोला कि दिया जलाने से, ताली बजाने से, किसी ने ये नहीं बोला दिया जलाने से, ताली बजाने से कोविड चला जाएगा। ये सिर्फ इसीलिए किया गया था जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे उनको दिखाने के लिए कि हम आपके साथ में हैं। कीजिए एग्रीकल्चर वो आप भी सोचे, आपके एमएलए को बोलिए कि उनका टीका नहीं चोरी करे। आप लोग टीका चोर हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी के लिए आप जो लिस्ट बना है ना वॉरियर के लिए, टीका चोर हो गया। हम लोग मत दीजिए, आसाम में दीजिए, त्रिपुरा में सब दीजिए, जगह दिया जा रहा जहाँ पे है, दे रहा सब जगह दिया जा रहा है, सेंट्रल बजट में तो कोई घोषणा ही नहीं। सब जगह दिया जा रहा है टीका। वॉरियर के लिए टीका छोड़िए, टीका छोड़िए, पैकेज उनके लिए बीमा किया गया था। कहाँ पे बीमा किया गया? कहाँ पे बीमा किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना बीमा किया था सबके लिए। कोरोना वॉरियर का अगर मौत होता है तो उनको बेनिफिट मिलेगा, बीमा मिलेगा। सबको मिला है, वो बेनिफिट अरे सबको मिला है। मरेंगे तब तो बीमा मिलेगा ना। आप बोल रहे हैं सबको बेनिफिट मिला, सबको पर मिला, एग्रीकल्चर उस बीमा का बेनिफिट मिला था। एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सेस हुआ ना, सेक्टर को क्या वो पैसा वहीं पे जाएगा। जो मंडी मिला, मंडी फ्री करने जा रहा है। जब कोरोना में ये बार बार मोदी जी कह रहे थे कि हमारे फार्मर्स ही हमारे एग्रीकल्चर देश को बचा रहे हैं अभी। तो एग्रीकल्चर वाला आप क्या कर रहे हैं? अकाउंट का पैसा मंगवा रहे हैं, आप दे दीजिए अकाउंट का डिटेल। हम 6,000 रुपया करके 18,000 होता, हम भेज देते हैं। वो 6,000 के वहाँ पे बैठा नहीं हुआ, सिंगू बटन में 6,000 के लिए बैठा नहीं हुआ। भाई तो सरकार भी उनसे बात कर रही है। उन्होंने जो 26 जनवरी को जो काउंटर किया था वो क्या किसान किए थे? 26 जनवरी को जो हुआ था वो सरकार के अगेंस्ट में जो किया था वो किसान थे। जो तलवार लेके पुलिस को मारे किसान थे। 26 जनवरी के दिन आप ही लोगों को तलवार लेके पुलिस को मारे थे वो किसान थे। 60 दिन था, तब 60 दिन वाला चल रहा था, तब आप तो लोग फोटोशॉप था, वीडियो दिखाया जा रहा है कैसे मारा जा रहा है, उसमें कैसे मारा जा रहा है, किसान बंदा खेत पे खड़ा हो, कैसे मारा जा रहा है। दीप सिद्धू का नाम तो इसलिए आया ना, दीप सिद्धू का नाम तो इसलिए आया, वो भी तो किसान ही है। नहीं वो झंडा चेंज देखिए, कर रहे हैं, वो तो किसान ही है जो हम लोग बीजेपी के रैली में जिसको दिखाया जाता है। मुझे लग रहा है कि सनी देओल का बगल में जिसको दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा अलग ट्रैक पे चले गए हैं। चेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जिसको देखा जाता है दीप सिद्धू, वो लगा रहा है झंडा। सर आप वो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताइए ना। ये गवर्नमेंट अभी एक लास्ट कंक्लूजन देना चाहता हूं। एक बजट का ही मैं बोलना चाहूंगा। जैसे टी वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा, तो उसके विरोध में या उसके खंडन में जो कहा गया है अपने राज्य सरकार द्वारा कि करोड़ों का पैकेज दिया गया है इनके लिए, चाय बगान के श्रमिकों के लिए, मगर चाय बगान के श्रमिक जो चाय बगान है, बंद चाय बगान, उनको खोलने के लिए अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई गई, इस बारे में बोला गया। तो राज्य सरकार ने क्या किया इस बारे में? लास्ट सप्ताह में अगर आप मुख्यमंत्री का सिलीगुड़ी सफर देखे चुके, उसमें आपने देखा है कि टी वर्कर्स के लिए 220 रुपए का जो मिनिमम वेजेस है वो यहाँ पे फाइनलाइज करके जा चुके। आज जो आपने ये बजट बातें देखा हुआ है, इलेक्शन के समय में क्यों होती है? मैं दोनों मैं सभी से इसके पहले 130 रुपए था, उससे 170 रुपए आया था। ये गवर्नमेंट के चलते ही, ये गवर्नमेंट के चलते, वो 2 साल पहले था, तब कोई इलेक्शन नहीं था। अगर इलेक्शन 3 साल बाद आता रहे, अभी आप पकड़ लीजिए 2018 के लास्ट में अगर वो टी वर्कर्स को लेके बैठ के वो अगर 130 से 170 में लाचो है, तब भी तो विरोधी बोलेगा कि सामने लोकसभा इलेक्शन है। तो इलेक्शन तो 3 साल बाद आता रहता है। तो अगर हर एक उन्नयन का काम अगर इलेक्शन से आप जोड़ दे, हर एक उन्नयन का काम अगर इलेक्शन से जोड़ दे, तो ये काम सरकार तो काम ही नहीं कर पाएगी। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही लोग कहते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को लांछन लगाते हैं। आज एक चीज देखिए, चाय बगान के लिए 100 स्कूल दिया हुआ है, बजट में घोषणा किया हुआ है। 100 स्कूल दिया हुआ है। अनग्रसर श्रेणी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए भी 100 स्कूल दिया हुआ है। 150 करोड़ रुपए ये चाय बगान के लिए राज्य सरकार अलग से, केंद्र सरकार जो दिया है उसको हम वेलकम करते, ऑब्वियसली जो दिया हुआ है वेलकम करते। उसके बावजूद भी 150 करोड़ रुपए चाय बगान के लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री ने आज मंजूर किया हुआ है। ये प्रतिश्रुति नहीं है, ये मंजूर कर चुका है, जो कल से लागू होगा। अच्छा मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ मैं खुद भी। जैसे इस बजट में डिफेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जो मोदी जी लाल आंखें दिखाया करते थे दूसरी कंट्रीज को और डरा दिया करते थे अपनी लाल लाल आंखों से ही, तो इस बार बजट में डिफेंस का पैसा क्यों नहीं बढ़ाया गया?
नहीं, जबकि चाइना ऑलरेडी कितनी सारी अपने टेरिटरीज को कब्जा कर चुकी है। तो ये क्या चाइना को मैसेज दे रहे हैं कि आओ और हमारी और टेरिटरीज को आप कब्जा करो, क्योंकि हम अपना डिफेंस का पैसा नहीं बढ़ाने डिफेंस वाले का हैं। पैसा जो है, डिफेंस का पैसा एज इट इज है, उसमें थोड़ी और ग्रोथ हुई है। जबकि मैं 2-3 आपको सालों बोलता से हूँ हमें इसमें खाली यही सुना जा रहा हम था लोग कि रेगुलर मोदी एक्विजिशन जी कर रहे हैं। विदेशों का आज दौरा कर हमें- रहे हैं अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके हाँ, डिफेंस विदेशों सिस्टम का दौरा करके इंडिया को डिफेंस स्ट्रॉन्ग सिस्टम किया को ना, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विदेशों का दौरा करके इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया। देखिए ना, कृषि बिल के अंदर में जो चर्चा चल रहा है, अभी वर्ल्ड वाइड चर्चा चल रहा है, जिसमें मार्किन पॉपस्टर, अमेरिकन पॉपस्टर रिहाना कमेंट कर रहा है, तो मोदी जी को जलन होता है, मोदी जी को भक्त को जलन होता है। जब नहीं, ये ग्रेट रिहाना- थुनबा को ये अपना इंटरनल इशू है। आप मुद्दा भटकाएंगे, कौन से देश ने विरोध किया, कौन से देश ने विरोध किया? डिफेंस के बारे में बात ठीक है, सुनिए डिफेंस के बारे में ना, बात जब ग्रेटा थुनबर्ग इसको लेके कमेंट करते हैं तब इन लोगों को गाजलन होता है। जस्टिन ट्रूडो जब बोलता है तो इन लोगों को गाजलन होता है। लेकिन ये जाके हाउडी मोदी प्रोग्राम करके वहां पे जाके बोलते हैं अमेरिका में कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, तब ये उन लोगों का इंटरनल इशू नहीं होता है। नहीं, वो तो कोई उनका भी देश देश का समझेगा ना। प्रधानमंत्री कोई वो भी उनका देश देश का समझेगा इलेक्शन में ना। हाजिर होता है, दिखा सकते हैं आप। नहीं, वो उनका देश का कोई भी पॉलिसी देश होगा का- ना। कोई भी हम देश लोग का बांग्लादेश से सिंगल नहीं, लेकर नहीं, प्रचार नहीं करते ये हैं यहाँ मोदी जी पे। को चिंता करने का जरूरत था। आपने वो नहीं जो करते हैं। उस टाइम में क्या वो ज्योतिषी थे कि ट्रम्प उसके बाद उस टाइम सरकार गठन करेंगे, वो बोल सकते थे। अभी तो आज उसका वो ट्रम्प का मैत्री सरकार के लिए नहीं गए थे, बनूंगा। आज वो जो हर बाइडेन देश में जाते हैं, हर जो देश में बाइडेन उनका का कार्यक्रम सरकार होता है, ये भी तो बजट में भारतीय लोग के लिए होता है। अमेरिका से बहुत चीज में आमदनी भी होता है, रफ्तानी भी होता है, अमेरिका से बहुत हेल्प भी हम लोगों को मिलता है। अभी जो बाइडेन का सरकार आया हुआ है, वो क्या ये चीज को आक्रोश में लेके नहीं देखेगा कि उसके 6 महीने पहले, 1 साल पहले ये मोदी वहां पे जाकर हाउडी मोदी प्रोग्राम करके बोल के आया था कि अब की बार ट्रम्प की सरकार। एक इलेक्शन में एक देश का प्रधानमंत्री जाके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, तो ये तो तो ये भी परिस्थिति आपको समझना पड़ेगा ना कि ऐसी परिस्थिति, भारत का ऐसा इमेज है कि बाहर के देश भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए। ये अमेरिका से हम लोगों को सहायता मिला था वेंटिलेशन का, ये जो वेंटिलेशन का सहायता मिला था, ये तो हम लोगों के मित्रता के कारण ही मिला था। ये मित्रता तो वो ध्वंस वो वहां पे खत्म करके आए। अभी आज देखिए जो बाइडेन के प्रोग्राम में इन्वाइटेड कौन होता है? एक्स प्रेसिडेंट हम लोगों का, हम लोग एक्स प्रधानमंत्री हम लोगों का मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्वाइट किया जाता है, जहां पे हम लोगों का प्रेजेंट प्रधानमंत्री को इन्वाइट नहीं किया जाता। इसमें तो ये चीज तो साफ हो जा रहा है कि अमेरिका से हम लोगों का जो मैत्री का संबंध था वो ये तोड़ के आया हुआ है। इतना दूरदर्शी है, ये चाहते, ये जो ऐसा समझते हैं अपने आप को कि इतना करिश्मादार आदमी है कि इंडिया में जो जैसे वो अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए हर जगह में घुस जाते, ये हर देश में जाकर वैसे ही घुसेंगे और वहां पे कुछ करिश्मा करके आएंगे। लेकिन उसको ये जो ज्योतिषी वाला कार्यक्रम था यहाँ पे समाप्त करके दिया अमेरिका के लोग। और जो प्रोग्राम में जाके, जहां पे जाके आप आंकड़े देख लीजिएगा, जहां पे जाके हाउडी मोदी का प्रोग्राम किया हुआ था वो था ट्रम्प का आइडिया, लेकिन इस बार हो गया बाइडेन का आइडिया। नहीं, अब के बार हम बताते हैं इनको जो विदेश नीति उन्होंने को जो लेके, चीज बोला विदेश नीति को लेकर के, बीजेपी जैसे ये प्रोग्राम- सिर्फ जैसे अमेरिका प्रचार की करता बात था, क्यों कर रही है? विदेश में जब मोदी जाता है वहां ये पे सिर्फ अमेरिका की बात क्यों कर रही है? एनआरआई आज हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोग ना, आत्मनिर्भर बनेंगे। दे रही है। आप लोग आत्मनिर्भर की बात करिए ना, आत्मनिर्भर हम लोग बन रहे हैं। हम लोग ने जो वैक्सीन अपना बनाया है, चीज बेच के हमने जो वैक्सीन बनाया है वो हम लोग 100 से अधिक देशों में भेजेंगे, वो 100 से अधिक देशों में भेजेंगे। यूनेस्को, WHO हमें तारीफ कर रही है हमारा देश का जो काम किया हमने। आप लोग एक रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग के बाद में आप लोग को क्यों इतना, आप लोग को क्यों लगता है कि एक रिहाना पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है? आज कौन से कंट्री ने विरोध किया? आज किसने विरोध किया? आप लोग बजट की बात कर रहे हो, बजट में जो वो शायद आप लोग नहीं, आप लोग नहीं सकते। नहीं, एक मिनट, अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बजट का बहिष्कार आपने और वाम मोर्चा ने क्यों किया? अगर बजट की बात करें, इसमें क्या आपको खराब लगा? नहीं, मैं उस टाइम थोड़ा सा आपके अगर- स्टूडियो में था, हाँ, मेरे को हाँ। बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ नहीं, ये क्या। तो पहले से ही तय था, मैंने देखा था कि बहिष्कार का तो आ रहा था पहले से ही कि हाँ बहिष्कार होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोमन जी, ये तो पहले से तय था शायद कि बहिष्कार हाँ, किया जाएगा। दो विधायक अपने खुद के दम हाँ। पे जीते थे। हाँ। अभी नहीं, जो एक हल्ला चिल्ला point- करने के लिए लेके आए वो तो यात्रा पार्टी, हम तो बंगला में जो बोलते हैं यात्रा पार्टी, वो तो पैसा से कोई भी आप प्रोग्राम में बुलाएंगे तो आपके घर में जाके भी नाच के आएगा। वैसे पैसा से किसी यात्रा पार्टी को वो लोग इंतजाम किए हैं कि वेल में जाके विरोधिता करने के लिए तो 2 जन का ठीक नहीं लगता है ना, इसलिए एक यात्रा दल ये लोगों ने तैयार किया हुआ है। वो तृणमूल से बेचबाज के बजट का मतलब पता नहीं ये बहिष्कार कैसे मतलब एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए इनका मूल्यांकन इतना कैसे मतलब निम्न स्तर में है, वो निम्न स्तर मैं में क्यों बोल नहीं होगा? सकता हूँ। 9 साल
ये और जो भी है अब उनका आकलन है, मैं उसमें और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मूल्यांकन करने का आप कोई क्या बात कहना नहीं है। चाहेंगे इस बजट को, मतलब राज्य के जो बजट है फिलहाल, जो अभी एक शॉर्ट में, अभी तो आपने ज्यादा देखा नहीं, लेकिन क्या कहना उसमें चाहेंगे? जो लगभग देखा है कि कुछ जैसे अभी बात हुई चाय बगान के लिए कुछ अलोकेशन हुआ है, कुछ ब्रिज ओवर स्कूल की बात हुई है, 100 स्कूल है, और राजवंशी 200 स्कूल हैं राजवंशी जिसमें पढ़ाई जाएगी, उसके लिए नया बजट आया है। ST SC के लिए 20 लाख के पक्के घर बनवाए जाएंगे, जिनके पास कच्चे घर हैं, ऐसा बजट में आया है। तो ये जो भी है बजट में जो भी इशू, ये सब जो पॉइंट उठ के आए हैं, तो ये सब के ऊपर में मैं कुछ মাটি মানুষের সরকার যে আমরা বলি, এখানে যে মা এবং মাকে যে কত বড় গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও আপনি আপনার নিজের নামে করতে পারবেন না, আপনি দেখে থাকবেন এখানে যে আমাদের বাংলাতে মহিলাদেরকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং মহিলাদেরকে আমরা মায়ের দরজা দিয়ে যে কিভাবে আমরা আসীন করে রাখি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী প্রথম, যেখানে বাড়ির মহিলাদের নামে কার্ড হচ্ছে, এবং আজকে যে প্রকল্পটা হলো মাতৃবন্দনা অসহায় মহিলাদের জন্য। আমাদের কাছে मेरे पास টাইম এখানে কম, এখানে আমি অ্যাড করে দিই, আমি এখানে একটাই এখানে জিনিস বলবো, মাতৃবন্দনার জন্য আজকে আরেকটা পশ্চিমবঙ্গের অ্যাড করে দিই। বাজেটে সরকারের শিল্প বান্ধব সরকার যে না, এটা বিরোধীরা যে প্রচার করে, আজকে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে 79 একর জমি আইটি সেক্টরকে দেওয়া হলো, যার মধ্যে ইনফোসিস এবং উইপ্রো অলরেডি জমি পেয়ে গেছে এবং তারা সেখানে আইটি সেক্টর তৈরি করা শুরু করেছে। আজকে নতুন করে 79 একর জমি, যার জন্য একটা সামথিং অ্যামাউন্ট মনে আজকে করা হয়েছে। 10 বছরে তো দেখা গেল কত শিল্প হলো, কত 79 উন্নয়ন একর হলো, দেখা জমি গেল। एक बात में अगर मैं कहूं, समय कम है, ये केंद्र का जो बजट है उसको आप क्या कहेंगे? कम खर्च। দিশাহীন বাজেট। এই বাজেটে বাংলার প্রান্ত এরিয়ার মানুষ তো দূর, যেসব জায়গায় বিজেপি শাসন করছে সেই সব জায়গার দুমুঠো খেতে না পাওয়া মানুষকে ওরা কিচ্ছু দিতে পারবে। आप क्या कहेंगे? इस बजट को नाम दिया गया था वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी बजट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, पर मैं इसको जीरो शेप इकोनॉमिक रिकवरी बजट का दर्जा देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे 99% ऑफ पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल के लिए ये बजट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनमें कोई उत्साह नहीं है इस बजट को लेकर, क्योंकि इस बजट में उनको कोई भी फायदा नहीं दिया गया है, ना ही कोई टैक्स में रिलीफ दी गई है। सिर्फ ये बजट अनाउंस किया गया है वो 4 जगहों के लिए, 4 आउटलेट के लिए जहां पे अभी इलेक्शन होना है। ये सिर्फ एक इलेक्शन मैनिफेस्टो वाला बजट है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन मैनिफेस्टो का बजट है केरला, तमिलनाडु, या वेस्ट बेहतर बंगाल, बजट है? असम। आपके नजर में क्या है? चलिए ठीक है, वो उनका आकलन है कि वो नहीं, बजट आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन सर ये मेरा आंकलन नहीं है, मेरा भी आंकलन है पर कि मैं बेस्ट यही फाइनेंस कहना मिनिस्टर चाहूंगा, में अब इनका टाइम है। अब हो गया जो टीका अभी टिप्पणी करनी थी हम लोग हाँ। कर लिया, अभी क्लोजिंग रिमार्क्स। हाँ बोलिए। तो जो भी है मेरे हिसाब से ये कोविड के बाद में जो बजट है ये बहुत ही बोल्ड बजट है। इस दशक का ये पहला बजट है जो ये दशक में कैसे हमारी इकोनॉमी को हम घुमा के वापस से पटरियों पे ला करके तेज रफ्तार से दोहरा सके, उसका एक दिशा देती है। ये बजट बहुत ही स्वागत योग्य है, और बंगाल के लिए जो वित्त मंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं उसके लिए मैं उनका तहे दिल से सर शुक्रिया मैं अदा कुछ करता बोलना हूँ। चाहूंगा, लास्ट में भी रिमार्क देना चाहूंगा एक और। बोलिए। मैं एक रिमार्क एक और देना मिनट चाहता हूँ। बचा है। एक्चुअली ये जो बजट है मेरे को भी एक ये हमेशा, ये हर बार अभी 6 सालों से यहाँ पे जो ग्रोथ रेट इसकी जो खराब चल रही है, बजट लोगों के लिए सही नहीं हो पा रहा है, मिडिल क्लास पुअर पीपल के लिए। मैं तो कहूंगा कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो ये ट्रेडिशन चेंज किया है यूनियन बजट को लास्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी में लेकर आने का, बस वहीं से शुरुआत हुई थी देश की ग्रोथ की खराबी में और जीडीपी नीचे जाने। कहीं आप क्योंकि ये हिटलर शासन है, मोदी सरकार सिर्फ हिटलर शासन लागू करना जानती है, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं जानती। এন্ডার দ্য কনক্লুশনে আমি একটাই জিনিস বলবো, এই বাজেট যেটা তৈরি হলো, এই বাজেট শুধুমাত্র 4টা রাজ্যের ভোটকে মাথায় রেখে করা হলো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকেও বলেছেন যে এলআইসি কে যেভাবে বিক্রি করা হলো, ভারতের অ্যাসেটকে যেভাবে বিক্রি করা হচ্ছে, ভবিষ্যতের মুখে আমাদের বাবা মারা বা আমাদের বিভিন্ন যে মা বোনেরা আছে তারা যে এলআইসিতে নিজের যে ভবিষ্যতের জন্য যে সঞ্চয় করে রেখেছিল সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়লো। এই বাজেটে কর্মহীনদের জন্য কোনো দিশা নেই। এই বাজেটে করোনাকে নিয়ে শুধুমাত্র করোনা অজুহাত দিয়ে বাজেটটাকে উতরে দেওয়ার চেষ্টা হলো, এবং এই বাজেটের পরবর্তীকালে আপনারা দেখবেন 4টা রাজ্যের ভোটটাকে কিভাবে প্রভাবিত করায় সেটা এই বাজেটের মধ্যে আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাবেন। तो दर्शकों, अब लगभग अंत समय पर हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के, और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। यही कहूंगा
कि इस पूरे चर्चा को आपने देखा, इस डिबेट को देखा, इस बातचीत को देखा, जहां हमारे साथ भाजपा के पीयूष अग्रवाल थे, वहीं तृणमूल कांग्रेस के सायन मित्र थे और कांग्रेस के आनंद लड्ढा जी हमारे साथ थे। इन सब ने खूब गर्मा गर्म बातचीत की, जिसका फल भी आपने देखा कि क्या निकला। पीयूष जी के अनुसार यह बजट पूरी तरह से सफल बजट माना है इन्होंने, और यह देश के लिए बेहतर बजट है। वहीं तृणमूल की ओर से कहा गया कि यह दिशाहीन बजट है, जो कि तृणमूल ने पहले भी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से पहले भी यह बयान आया कि दिशाहीन बजट ही इसे माना गया है। और आनंद जी का भी यही कहना है कि यह जो बजट है वह दिशाहीन ही है, जीरो शिफ्ट है इकोनॉमी रिकवरी के लिए। तो अब यह तो दर्शकों आप पर भी हम छोड़ते हैं कि आपके अनुसार यह बजट क्या है। आपको क्या लगता है कि यह आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए बजट है या नहीं, यह आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप इनके विचारों से कितना सहमत है, क्योंकि यह बजट कहीं ना कहीं चुनावी जुमला लगता है अधिकांश लोगों को, चाहे वह केंद्र का बजट हो चाहे वह राज्य का बजट हो। राज्य के बजट को लेकर हम विशेष बातचीत करेंगे, इसके बाद अगले सत्र में हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और आप यूं ही देखते रहिए खबर।